हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे 2025 का क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस जो हमारा क्वेश्चन पेपर था वो 2024 का क्वेश्चन पेपर था। तो यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया है कि क्वेश्चन पेपर कैसा होता है, क्वेश्चंस कैसे होते हैं। एक बार इंस्ट्रक्शन को देख लेंगे, इंस्ट्रक्शन सेम आपके होंगे। आपने कहा कि क्वेश्चन पेपर टोटल जो है वो 80 नंबर का हमारे पास आएगा। 3 घंटे का समय हमारे पास यहाँ पे होता है। इंस्ट्रक्शन में आपको बताया गया है कि टोटल जो नंबर है वो 30 प्रश्न आपके पास आएंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। अगर अथवा में कोई प्रश्न आता है तो उनमें से आप एक ही क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे, एक ही क्वेश्चन आप पिक करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा समुचित उत्तर दीजिए। आपको कोई भी क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले अच्छे से समझ लेना है कि क्वेश्चन कहता क्या है। कभी कभी हम जल्दीबाजी में पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं और वहीं पे हमारा पूरा जो आंसर है वो गलत हो जाता है। तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना है, एक दो बार आप अच्छे से समझ लेंगे कि क्वेश्चन एक्चुअली में पूछ क्या रहा है। समुचित उत्तर दीजिए, मतलब कि आपने देखना है कि यहाँ पे कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप क्या करेंगे, आंसर करेंगे। एक नंबर के लिए अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो वो वन वर्ड हो सकता है या एक सेंटेंस में कंप्लीट हो सकता है। 4 नंबर के लिए अगर पूछा गया है तो आप विस्तृत यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, यानी कि डिस्क्रिप्टिव वे में आप आंसर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो आपकी तीसरी जो आपकी तीसरा जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि प्रश्न संख्या एक बहुविकल्पी प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है और इसमें प्रत्येक खंड जो है उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से एक सही ऑप्शन आपको चूज करना है। आप जानते हैं, हमने प्रैक्टिस की है, एमसीक्यूज हमने काफी बार डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो जो सही आपका आंसर होगा, जो देखो एक स्टेटमेंट है, 4 ऑप्शन है, जो सही आंसर होगा वो आपको अपनी आंसर शीट में लिखना है। नेक्स्ट कहता है कि प्रश्न संख्या एक से जो प्रत्येक खंड है वो 1 नंबर का है। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में वो आता है और उसके अंदर आपके पास 3, 4, 5 जितने भी क्वेश्चन होंगे, हर एक जो बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी कि हर एक जो एमसीक्यूज आपके पास आ रहा है वो 1 नंबर के लिए होगा। तो एक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए यहाँ पर आपके पास आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रश्न संख्या 2 से 9 तक, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 9 तक ये भी एक एक नंबर के क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आंसर्स में आ जाते हैं। और आपने कहा कि ये क्या है, निश्चित उत्तरीय प्रश्न होंगे, वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन आपके पास आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक। क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 15 तक दो दो नंबर के प्रश्न होंगे। अब आपको यहाँ पे एक दो लाइन में अपना जो आंसर है वो कंप्लीट करना है, क्योंकि दो दो नंबर के प्रश्न आपके पास आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, प्रश्न संख्या 16 से लेकर 23 तक जो है वो 3 अंक के प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 23 तक 3-3 नंबर के आपके पास क्वेश्चन आते हैं। अब आपको आंसर जो है वो और ज्यादा इलाबोरेट करके लिखना है, यानी कि आपको नंबर के अकॉर्डिंग अपना आंसर बनाना है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे कोई 2 नंबर का प्रश्न है और वो 3-4 लाइन में जा रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे तो 2 नंबर के प्रश्न में 2 ही लाइनें लिखनी है। ऐसा नहीं है, आंसर पूरा करना है, लेकिन बहुत ज्यादा खींचना नहीं है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 24 से लेके 30 तक जो है वो 4 नंबर के प्रश्न होते हैं और यहाँ पर जो आपको आंसर है वो आपको कंप्लीट लिखना है। आपको डिटेल में यहाँ पे आंसर करना है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आ गया है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके होते हैं। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि इस पूरे क्वेश्चन पेपर में हम बायो के क्वेश्चन ही पिक कर रहे हैं, क्योंकि हम बायो के ही चैप्टर को डिस्कस करते हैं, ये बात भी हमें पता है। तो पहले हम देखेंगे कि हमारे बायो के जो क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से आपके पास यहाँ पे आ रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, देन क्वेश्चन नंबर 2, देन क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न संख्या 1 का जो 4th यहाँ पर आपके पास पार्ट आता है, यानी कि ये सारे ही बहुविकल्पी प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बहुविकल्पी प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्न आपके पास कितने आए हैं, देखो 8। आपके पास टोटल 8 बहुविकल्पी प्रश्न आए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उसमें 8 खंड आ रखे हैं। 8 खंडों का मतलब है कि 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, वो आपका बायो का क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, एक बार पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि किस कोशिकाओं को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। ये इसका ट्रांसलेशन है। विच सेल ऑर्गेनेलिज इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। क्वेश्चन कहाँ से आया है, सेल चैप्टर से आया है। ठीक है, सेल चैप्टर से आया है। सेल चैप्टर के किस टॉपिक से आया है, कोशिकांग से आया है, यानी कि सेल ऑर्गेनेलिज से आया है।
ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस सेल ऑर्गेनेली को या किस कोशिकाओं को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। ऑप्शंस क्या क्या है? लाइसोसोम है, गुणसूत्र या क्रोमोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है और राइबोसोम है। एक बार अपने ऑप्शंस देखो और बताओ कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे लाइसोसोम के बारे में। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में भी हमने सेल ऑर्गेनेली के बारे में बात की थी। लाइसोसोम जो है वो सेल के अंदर रहते हैं जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, हमने बात की थी। ये क्या करते हैं, जो सेल का अपशिष्ट होता है, जो यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको ये सेल से बाहर करते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पर इन केस हमने कहा लाइसोसोम को हम यहाँ पे सुसाइडल बैग भी कहते हैं। अगर लाइसोम फट जाते हैं, एक्चुअल में लाइसोम क्या है, सेल के अंदर है। देखो देखो हमने जब सेल का स्ट्रक्चर बनाया था तो कुछ हमने ये सेल देखी थी। हमने कहा था ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो डीएनए होगा, यहाँ पे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, और ऐसे ही छोटे छोटे यहाँ पे क्या होंगे, लाइसोसोम होंगे। ठीक है। अब ये लाइसोसोम जो है इनके अंदर भरे हुए हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ये देखो। और यही क्या करते हैं, जो अपशिष्ट होता है सेल में उसको डाइजेस्ट करते हैं। इन केस अगर ये जो लाइसोसोम है ये फट जाते हैं ऐसे, अब ये फट गए तो इस इनका जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है ये बाहर निकलने लगेगा ऐसे, और ये क्या करता है, पूरी सेल को डाइजेस्ट कर देता है। इसीलिए हम इसको सुसाइडल बैग कहते हैं। किसको? लाइसोसोम। इसीलिए ये जो आपके लाइसोसोम्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। तो लाइसोम में अच्छा, एनर्जी हाउस किसको कहते हैं, ऊर्जा का घर किसको कहते हैं? जहाँ पे ऊर्जा होगी, ऊर्जा पाई जा रही होगी, तो यहाँ पे एनर्जी से रिलेटेड जो है, इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी लेकिन यहाँ पे एनर्जी बन नहीं रही है। तो वापस अगर हम जाएं अपने ऑप्शंस में, तो हमने कहा लाइसोम जो है वो कोशिका से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपने कहा इसको हम ऊर्जा का घर नहीं कहेंगे। ऊर्जा का घर कहाँ होगा? जहाँ ऊर्जा रहती होगी, जहाँ ऊर्जा बनती होगी, जहाँ फॉर्मेशन होगा ऊर्जा का। एनर्जी हाउस या पावर हाउस जिसको हम कहते हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। आते हैं गुणसूत्र पे। गुणसूत्र क्या होते हैं? तो वापस से आप क्या करेंगे, देखो अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को देखें थोड़ा सा, हमने कहा हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ऐसे, और यहाँ पर कुछ रॉड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे हमें देखने को मिलेंगे। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना कि अभी तो कुछ देर पहले हमने बोला कि ये डीएनए है ऐसे, ये डीएनए, यस ये डीएनए है। लेकिन जब सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, तो ये जो डीएनए है ये कुछ ऐसे पैक हो जाता है। ठीक है। तो डीएनए जो है वो पैक रहता है। कैसे पैक रहता है? देखो अगर मैं बात करूं तो ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है। अब ये जो डीएनए है ये इसमें पैक रहता है ऐसे, क्योंकि डीएनए बहुत लंबा होता है, मीटर्स में लंबा होता है, तो ये कुछ ऐसे पैक यहाँ पर रहता है। जब डीएनए ऐसे फ्री है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये डीएनए है, लेकिन जब डीएनए कुछ ऐसे पैक रहता है और यहाँ पे कुछ प्रोटीन आ जाती हैं, क्या क्या नाम बताया है उन प्रोटीन का? देखो एक प्रोटीन तो ये है जो यहाँ पर डीएनए को, अगर हम नॉर्मली कहें तो वो क्या करती है, बांध के रखती है। या डीएनए जिस प्रोटीन में लिपटा हुआ रहता है, ये कुछ ऐसे गोल प्रोटीन है और उसमें डीएनए ऐसे लिपटा हुआ रहता है। इस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन। इस प्रोटीन का नाम क्या होगा? हिस्टोन प्रोटीन होगा। ठीक है, यह है हिस्टोन। इसके अलावा और भी प्रोटीन यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा हमें और भी प्रोटीन यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये हिस्टोन के अलावा जो प्रोटीन होती है, तो इसका नाम है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, ये होगी नॉन हिस्टोन प्रोटीन। और यहाँ पे क्या है, और यहाँ पर पाया जा रहा है डीएनए। डीएनए
ये जब तीन चीजें मिल जाती है, कौन सी तीन चीजें, सिर्फ जब डीएनए है तो उसको हम डीएनए ही कहेंगे। लेकिन डीएनए जब एक प्रोटीन में लिपट जाता है और एक स्ट्रक्चर, एक ऐसे आपने कहा एक ऐसे स्ट्रक्चर में बंध जाता है, उसमें एक और प्रोटीन होती है नॉन हिस्टोन प्रोटीन, तो अब हम इस स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं, क्रोमोसोम नाम देते हैं। फिर से रिवाइज करती हूँ क्या बोला है। यहाँ तक का जो पोर्शन है ये तो है डीएनए जिसमें कोई प्रोटीन नहीं है, ठीक है। लेकिन जब ये क्या करता है, प्रोटीन में लिपट जाता है, ठीक है, और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनने लगता है जिसमें डीएनए है, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन लगी हुई है, और हिस्टोन प्रोटीन के अलावा एक और प्रोटीन है जिसका नाम नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। जब ये तीनों चीजें क्या कर एक साथ आती हैं और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाती हैं तो इसको हम नाम देते हैं क्रोमोसोम। इसको हम नाम देते हैं क्रोमोसोम या गुणसूत्र, या गुणसूत्र, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि गुणसूत्र एक्चुअली में क्या है, तो आपने कहा गुणसूत्र क्या है, गुणसूत्र में आपको डीएनए मिलता है। डीएनए कैसे मिलता है, पैक्ड फॉर्म में मिलता है, एक पैकेजिंग होती है डीएनए की। तो जब डीएनए कुछ ऐसे पैक होता है तो इसको हम क्रोमोसोम यहाँ पर कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। आपसे पूछा जाता है कि एक सेल में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो अच्छा, पहले अब हम डीएनए को ऐसे नहीं बनाएंगे, अब हम डीएनए को कैसे बनाएंगे, अब हम डीएनए को ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ये होते हैं यहाँ पे गुणसूत्र। गुणसूत्रों का काम क्या होता है, तो गुणसूत्रों के अंदर होते हैं डीएनए, और डीएनए पैक्ड होते हैं। डीएनए का काम क्या होता है, जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारी होती है, जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी वो हमारे डीएनए में होती है। जैसे आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा होगा, जब भी कोई ऐसा केस होता है, ठीक है, कोई क्रिमिनल केस है, या जब भी कोई इंक्वायरी होती है, तो जैसे रॉबरी केस होता है, चोरी के जो भी केसेस होते हैं, तो उसमें क्या देखा जाता है, फिंगरप्रिंट देखा जाता है। तो जैसे आपने कहीं पे किसी चीज को टच किया, जैसे कि ये पेन है और इस पेन को मैंने टच किया, ठीक है, नॉर्मली टच किया जैसे हम करते हैं, इस पेन पे मेरे फिंगरप्रिंट होंगे, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि मैंने तो इस पेन को टच ही नहीं किया है, ठीक है, और किसी ने देखा भी नहीं कि मैंने इस पेन को टच किया है, तो फिर क्या होता है, यहाँ पे टेस्टिंग की जाती है, जांच की जाती है, मेरे फिंगरप्रिंट यहाँ से मैच किए जाते हैं, मेरे हाथ से फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे और यहाँ पे इस पेन पे जो फिंगरप्रिंट लगे होंगे वो लिए जाएंगे और मैच किया जाएगा। तो मैंने क्योंकि इस पेन को पकड़ा है तो ऑफ कोर्स ये मैच हो जाता है। कैसे मैच होता है, क्योंकि आपका डीएनए जो है, आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी चीजें बता देती है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम यहाँ पर देखते हैं। तो और डीएनए टेस्ट जो होता है, आपने देखा होगा कि जो पेरेंट्स हैं और जो बच्चे हैं उनका डीएनए टेस्ट हो सकता है, ये पता करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि ये हमारे माता पिता हैं या ये हमारी संतान है। तो जो हमारे डीएनए होगा वो हमारे माता पिता से मैच होता होगा, ठीक है। हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे डीएनए में प्रेजेंट होती हैं। जितने भी कैरेक्टर्स हम देखते हैं वो डीएनए की वजह से ही होते हैं। जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, क्लास 10th में, तब आप पढ़ेंगे यहाँ पर एक चैप्टर जेनेटिक्स में। तो जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि डीएनए क्या होता है, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, वो कौन से कैरेक्टर है जो डीएनए की वजह से होते हैं। तो आप कहेंगे कि सारे ही कैरेक्टर ही डीएनए की वजह से, आप कैसा दिखते हैं, आपकी बॉडी या स्किन कलर क्या है, आपकी आई का कलर क्या है, आपकी बॉडी में हार्मोन्स किस मात्रा में रिलीज हो रहे हैं, आपकी हाइट कितनी है, यहाँ पे आपकी वॉइस कैसी है, सारी चीजें जो डिसाइड करते हैं वो आपका डीएनए ही डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये तो हुई बात डीएनए और गुणसूत्र की। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अभी क्योंकि हमें आंसर सॉल्व करना है। तो हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली है, लेकिन हमने ये तो नहीं बोला है कि गुणसूत्र में ऊर्जा बन रही है, ऐसा बोला नहीं, ऐसा नहीं बोला, गुणसूत्र में ऊर्जा नहीं बनेगी, ठीक है। तो आपने कहा कि ये भी हमारा सही आंसर नहीं होगा, ठीक है। गुणसूत्र भी हमारा, हमने कहा लाइसोम भी हमारा सही आंसर नहीं है, गुणसूत्र भी हमारा सही आंसर नहीं है। आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम पे, ठीक है। तो दोनों को एक साथ ही पढ़ लेते हैं, दो ऑप्शन बचे, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम। चलो ये चीजें हटा दूं। हमने कहा था कि न्यूक्लियस से कुछ स्ट्रक्चर ऐसे निकलता है, ये, ठीक है, और इसमें कुछ ऐसे बीज जैसी संरचनाएं लगी रहती हैं। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है इसका नाम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। इसमें कुछ बीज जैसी संरचना लगी होती है जो इसकी सतह को खुरदुरी बनाती है।
रफ्ट बनाती हैं। तो क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर मैं इसको कंबाइनली बोलूं तो इसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको कहा जाता है ईआर। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह बहुत खुरदुरी हो जाती है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे दाने जो हैं वो पाए जाते हैं, तो अब हम इसको नाम देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER मैं इसको कह सकती हूँ। याद आया? अच्छा, ये छोटे छोटे दाने जो हैं इनका नाम क्या होता है? इनका नाम होता है लाइसोसोम। ये है, यही राइबोसोम आपके पास ऑप्शन में आया है। पहली चीज तो ये है। अच्छा, ये राइबोसोम काम क्या करता है इसके बारे में थोड़ा सा देखो कि ये काम क्या करेगा। राइबोसोम जो है उसका काम होता है प्रोटीन को बनाना। इसका काम है यहाँ पे प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन का निर्माण करना। कहाँ करता है? ये RER में निर्माण करेगा प्रोटीन का। ठीक है, तो राइबोसोम यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन तो नहीं कर रहा है। लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास आता है वो है यहाँ पे लास्ट जो ऑप्शन आता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, ये हमारे पास आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन, इनर तो अंदर होगी। ठीक है, और ये जो आती है ये आती है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ये बीच वाला जो पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, ये वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, इस मैट्रिक्स में एक साइकिल चलती है। ठीक है, इस मैट्रिक्स में एक साइकिल चलती है जिसको हम कहते हैं क्रैप्स साइकिल। ठीक है, क्रैप्स साइकिल कहते हैं इसको। ये जो क्रैप्स साइकिल चलती है ये कब चलती है? जब हम रेस्पिरेशन पढ़ते हैं। ठीक है, जब हम रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे क्रैप साइकिल चलती है, और इसी क्रैप साइकिल के रिजल्ट के थ्रू यहाँ पे एटीपी बनती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक और साइकिल चलती है, ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीसी कहा जाता है इसको। यहाँ पे भी इससे भी क्या होगा? इसको हम कहेंगे ईटीसी, ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ से भी क्या बनती है? एटीपी बनती है। इन शॉर्ट में ये सब कुछ हटा दूं और अगर मैं शॉर्ट में ये लिखूं, ठीक है, और मैं शॉर्ट में लिखूं कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बन रही है। ठीक है, एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी यहाँ पे बन रही है। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी कहते हैं या ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। तो क्या हम इसको पावर हाउस कह सकते हैं या एनर्जी हाउस कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी बन रही है। ठीक है, क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बन रही है, तो इसको हम एनर्जी हाउस या पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो आता है ऊर्जा मुद्रा, ऊर्जा मुद्रा किसे कहेंगे? एटीपी क्यों कहेंगे? तो चलो अब समझ में आ गया, चारों ऑप्शन के जो फंक्शन है वो हमने देख लिए हैं। सही जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा माइटोकॉन्ड्रिया कि कोशिकांग। आपने का निम्नलिखित जो कोशिकांग है उसमें से कोशिका का जो ऊर्जा घर है वो क्या होगा? यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब आ जाओ फिफ्थ जो आपकी स्टेटमेंट आती है उसमें। फिफ्थ जो स्टेटमेंट है वो भी आपका बायो का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया रुधिर है एक। क्या है रुधिर? ब्लड इज ऑरेंज। आपने कहा रुधिर क्या है?
एपिथेलियम ऊतक एपिथेलियल टिश्यू है। क्रोमो अच्छा ये दूसरे ऑप्शन है, ठीक है, इसको हटा ही देते हैं। अब देखो, ब्लड है, एपिथेलियल टिश्यू है, संयोजी ऊतक है यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है, पेशीय ऊतक है यानी कि मस्कुलर टिश्यू है, या तंत्रिका ऊतक है यानी कि नर्वस टिश्यू है। तो ये क्वेश्चन जो आपका आया है वो टिश्यू चैप्टर से आया है, ठीक है। टिश्यू चैप्टर में कहाँ से आया है? एनिमल टिश्यू से आया है। एनिमल टिश्यू आपने कितने प्रकार के पढ़े थे? 4 प्रकार के पढ़े थे, और चारों ही आपके सामने हैं। एपिथेलियल है, कनेक्टिव है, मस्कुलर है और नर्वस टिश्यू है। ये चारों ही टिश्यू आपके क्या आते हैं? एनिमल टिश्यू आते हैं। आपको बताना है कि ब्लड कौन सा टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, और यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है। चलो देखो, चलिए, तो आपको याद होगा प्रीवियस जो हमारा क्वेश्चन पेपर था, उसमें भी ब्लड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आया है। तो यहाँ पर आपने कहा कि आपको बताना है कि ब्लड जो है वो किस पार्ट में आता है। यहाँ पे चारों टिश्यू को एक बार आप लोग पढ़ के लेकर के आएंगे, और इन टिश्यू के प्रकार भी, जैसे कनेक्टिव टिश्यू जो है उसके प्रकार आपके पास आते हैं, मस्कुलर टिश्यू के प्रकार आपके पास आते हैं, एपिथेलियल के आते हैं। एक बार आप लोग इसे घर से पढ़ के लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे।